गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। नीरज, गुड मॉर्निंग और कॉन्ग्रेचुलेशंस कल की शानदार परफॉर्मेंस के लिए। गेंदबाजी करने का फैसला आपका सही साबित हुआ। बिल्कुल। आज की रणनीति लेंगे, लेकिन उससे पहले देख ले रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पे बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। लेते हैं किस तरह के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं हमें आज के सेशन के लिए विदेशी बाजारों से। खास तौर पर कोई खास संकेत है नहीं। डाउ में आप देखिए लगातार 8वां ट्रेडिंग सेशन है जब काफ़ी शांत क्लोजिंग होती हुई दिखी है 10-20 पॉइंट ऊपर या नीचे की रेंज में। हालांकि नेस्डैक में थोड़ी अच्छी मजबूती दिखी आधा % की, लेकिन आज रात अमेरिका में अहम बैठक जो कल से शुरू हुई है फेड की, उसका नतीजा आज रात को आना है। तो कल शायद हम विदेशी बाजारों से डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच एशियाई बाजार मिला जुला कारोबार दिखा रहे हैं। हैंग सेंग जो हमारे लिए ज़्यादा अहम है, आधा % की मजबूती 100 पॉइंट के साथ, और शायद यही वजह कि एसजेक्स निफ्टी जो 20-25 पॉइंट तक नीचे दिख रहा था थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करता हुआ, लेकिन अब भी 8 पॉइंट की कमजोरी है। लेकिन पिच रिपोर्ट के लिहाज से देखें तो हमारे लिए ज़्यादा अहम संकेत होंगे हमारे अपने बाजारों के, और खासतौर से रुपए से। कल हमने देखा कल बाजार बंद होते थे रुपए में जबरदस्त कमजोरी होती हुई दिखी। 60 रुपये 50 पैसे के आसपास 1.5% की कमजोरी के बाद रुपया बंद होता हुआ दिखा, वो भी पॉलिसी के दिन। ऐसे में हमारे संकेत अपने बहुत अच्छे हैं नहीं, और विदेशी बाजारों के संकेत शायद कल बेहतर तरीके से मिलेंगे। इन बीच में क्या नीरज गेंदबाजी जारी रखेंगे? बिल्कुल अनिल जी, और ऐसा नहीं लग रहा कि बाजार में कोई सुधार गुंजाइश होगी। कल जिस तरीके से आरबीआई ने एक अपना अप्रोच दिया कि खत्म करेंगे, लेकिन कब कोई पता नहीं, डेट नहीं है उसकी, कैसे करेंगे वो भी पता नहीं है, तो इससे मुश्किल बढ़ रही है। और आप देखें तो मार्केट में आपकी जो कॉस्ट है, जो बिजनेस की कॉस्ट है, वो 3% तक बढ़ती हुई दिख रही है रियल टर्म्स में, जो कि बहुत बड़ी चिंता की बात है। और अक्रॉस द इंडस्ट्री ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। दूसरा, अगर आप देखें जो लगातार आरबीआई गवर्नर ने भी कहा है कि विदेशों से के संकेत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, QE3 का क्या रुझान होता है, क्योंकि वहाँ से ही हमें हमारा CAD बढ़ता हुआ दिख रहा है। कल एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसको आपको नोटिस में लेना चाहिए। UBS अपने जो बॉन्ड्स है वो बाईबैक करेगा, जो इस बात का संकेत माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी बहुत तेज़ी से रिवाइवल हो रहा है वहाँ पे। तो उसकी वजह से सेलेक्टर्स को ये लगता है कि ओवरऑल जो डायरेक्शनल कॉल है वो तो डेफिनेटली नीचे की तरफ ही रहेगी, शॉर्ट की पोजीशन बना के चलना चाहिए। छोटे बहुत बाउंस आते रहेंगे तो वहाँ पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिख रही है वो काफ़ी ग्रिम है। तो सेलेक्टर्स को नहीं लगता कि यहाँ पे आपको बहुत लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएगी, तो इसलिए शॉर्ट के खिलाड़ी हमारे सेलेक्टर्स ने टीम में ज़्यादा शामिल किए। अनिल जी? बिल्कुल। और जिस तरह से कल का सेशन ऐसा हो सकता था जहां पर अगर तेजी होनी होती तो हो जाती थी, क्योंकि पॉलिसी न्यूट्रल आई थी, लेकिन उसके बावजूद बाजार टिक नहीं पाया एक बार तेज होने के बाद। इसका मतलब साफ है कि इस वक्त बाजार के लिए सबसे बड़ा संकेत फिर से रुपया होता हुआ दिख रहा है। रुपया कल जिस तरह से कमजोर हुआ, आज भी पूरे संकेत है जिस तरह से कल देर शाम आरबीआई ने साफ कर दिया कि वो सॉवरेन बॉन्ड्स लाने के मूड में इस वक्त नहीं है। और अगर ये इसे खबर के तौर पर लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि रुपये में फिर आज से कमजोरी होनी चाहिए, और ऐसे में बाजार का मूड वो डिस्टर्ब करता रहेगा। कल फिर से 850 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े इंडेक्स फ्यूचर्स में FIs के आए। ऐसे में ज़्यादा संभावना यही है कि आज भी कमजोरी हो, लेकिन हाँ 5700 के आसपास हो सकता है बाजार थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करे। तो हमारे सेलेक्टर्स का मानना है कि लोअर लेवल पर आप शॉर्ट ना बनाएं, 5700 के आसपास आए तो शायद थोड़ी बहुत सेलेक्टिवली शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं, उछाल का इंतजार करें, वहाँ पर बिकवाली करें। तो उस लिहाज से ज़्यादातर गेंदबाज टीम में शामिल किए हैं। बताइए नीरज, शुरुआत आप किसके साथ करना है? शुरुआत कल के ही खिलाड़ियों से करेंगे, और रैनबैक्स ही पहला स्टॉक होगा। और सेलेक्टर्स ने कल कहा था कि 300 के नीचे जैसे इसमें क्लोजिंग होगी तेज़ गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और वही हुआ। और एक्चुअली ये मेरी सेलेक्टर्स की उम्मीद से ज़्यादा इसमें गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में देखनी पड़ी। और सेक्टर्स के मानना है कि लगातार जिस तरीके से दबाव बनता जा रहा है, ऐसे स्टॉक्स को आपको ध्यान रखना है जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही है और जो मुश्किलों में फंसे हुए, जबकि फार्मा माना जाता है बहुत डिफेंसिव, लेकिन रैनबैक्स ही खासतौर पे आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें बिकवाली देखने को मिल रही है। और कल की गिरावट के बाद कई सारे जो टेक्निकल पैटर्न्स है वो यहाँ पे एकदम रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं, और सेक्टर्स को लगता है कि अभी इसमें और ज़्यादा पोजीशन अनवाइंड होती हुई दिखेगी। तो 262 का इसमें इंट्राडे टारगेट आपका बनता है, और यहाँ पे इसको लेकर के शॉर्ट पोजीशन बना के चलना चाहिए। 284 के आसपास स्टॉप लॉस का ध्यान हमेशा की तरह आप जरूर रखें। DLF अगला स्टॉक होगा। एक ये भी शेयर था जिसमें सेलेक्टर्स को लगता था कमजोरी आएगी, और वही हुआ। कल भी इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी गई। रेट सेंसिटिव एक रीज़न हो सकता है
वो लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि रेट में कोई बदलाव नहीं होने वाला, तो सेक्टर्स नहीं मानते कि वो बड़ा रीज़न था रियलिटी स्टेट या रेट सिस्टम में गिरावट की। बड़ी चीज़ ये थी कि जो डीएलएफ के अंदर जो इनकी डील चल रही है, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि अमन रिसोर्ट्स वाली जो डील है वो रीनेगोशिएट होगी और बहुत नीचे के प्राइस पे होने की संभावना मानी जा रही। तो सेक्टर्स को लगता है कि उसकी वजह से जो एक बड़ी उम्मीद थी, जो लगातार खबरों की वजह से स्टॉक में एक मूव आता था ऊपर की ओर, वो आता हुआ नहीं दिख रहा। 150 के टारगेट के आसपास इसमें आपको अप्रोच करना चाहिए। डीएलएफ में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। 163 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं। अनिल जी, अदानी ग्रुप के दो प्लेयर्स को हम उतारेंगे ओपनर के तौर पर, और पहला होगा अदानी पावर। हमारे सेलेक्टर समझते हैं अदानी पावर में एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का यहाँ से भी अच्छा मौका बनता हुआ दिख सकता है। और हाई बीटा स्टॉक है, बाजार का मूड कमज़ोर है, ऐसे में हमें लगता है कि ऐसे स्टॉक जहाँ पर और ऐसी कंपनियां जहाँ पर डेट काफ़ी ज़्यादा है, लीवरेज पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा हैं और जहाँ पर फॉरेन करेंसी का एक्सपोजर ज़्यादा है, और अब जिस तरह से फिर से रुपया कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, इन कंपनियों के लिए मुश्किल की बात हो सकती है। ऐसे में हमें लगता है अदानी पावर एक और स्टॉक है जहाँ पर आज एक अच्छा कमजोरी का रुझान देखने को मिल सकता है। 34 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पर बिकवाली की राय हमारे सिलेक्टर्स की आती हुई दिख रही है। 37 रुपए 50 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर अदानी पावर को आप शॉर्ट कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस कल भी हमारी टीम में शामिल था, आज फिर और कल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने दी थी, इसलिए आज हम इसे फिर से टीम में शामिल कर रहे हैं। हमारे सिलेक्टर्स का मानना है कि अब भी काफ़ी कमजोरी होना बाकी है, और कल चूंकि फोकस ज़्यादातर बैंकिंग शेयरों पर था कमजोरी की तरफ, हमें लगता है कि आज दूसरे हाई बीटा स्टॉक्स और हाई बीटा ग्रुप्स जहाँ पर थोड़ी सी डेट को लेकर चिंताएं हैं वो ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। उस लिहाज से हमें लगता है अदानी एंटरप्राइजेज एक और बेहतरीन शॉर्ट कैंडिडेट हो सकता है। 170 रुपए के टारगेट के लिए अदानी एंटरप्राइजेज में भी आप शॉर्ट पोजीशन बनाकर चलें। 178 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आपको ज़रूर लगा लेना चाहिए। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। विप्रो सेलेक्टर्स ने चुना है और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। बेहतर रिजल्ट और गाइडेंस के चक्कर में स्टॉक में बहुत अच्छी रैली आई है, और जो फंडामेंटल वजह से इसमें तेजी आनी चाहिए थी वो डेफिनेटली आ चुकी है। लेकिन अब सेक्टर्स में लगता है कि चार्ट पे एक नया पैटर्न बनता हुआ इसमें दिख रहा है, और ज़्यादा तेज़ी की हम उम्मीद कर सकते हैं। और डॉलर स्ट्रेंथ का तमाम जो फंडामेंटल रीजंस हैं उसकी वजह से स्टॉक पे एक सपोर्ट बना रहेगा। लेकिन टेक्निकली सेक्टर्स को लगता है कि ये 440 का लेवल आपको एक दो ट्रेडिंग सेशन में ज़रूर अचीव करता हुआ दिखेगा। तो आज के लिए सेक्टर्स का मानना है कि यहाँ पे आपको 430-32 के आसपास का अप्रोच रखने से, हर साइड में 433 का आप अप्रोच लेकर के विप्रो में लॉन्ग पोजीशन बनाइए, और 416 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। अनिल जी, HDIL इस रियल इस्टेट प्लेयर को उतारेंगे हम मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर, लेकिन होगा गेंदबाज। हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि कमजोरी आनी है, तो अब जैसा आपने DLF को ओपनर के तौर पर उतारा, और अगर इस स्पेस की दिग्गज कंपनी को इतनी दिक्कतें हैं और इतनी कमजोरी आती हुई दिख रही है, तो फिर ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दूसरी छोटी कंपनियों के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है। खासतौर से इस वक्त बाजार ऐसे स्टॉक्स जहां पर क्वालिटी को लेकर, गवर्नेंस को लेकर थोड़े से इश्यूज हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सतर्क होता हुआ दिख रहा है, और किसी भी तरह के नेगेटिव खबरों पर ये स्टॉक ज़्यादा तेज़ी से गिरते हुए नजर आते हैं। उस लिहाज से हमें लगता है कि HDIL भले ही आपको 100 रुपये से गिरकर 35 रुपये तक आता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद और गिर सकता है, क्योंकि हमने देखा कई ऐसे स्टॉक्स हैं। आप देखिए मिसाल के तौर पर JP पावर, JP इंफ्रा 10-10 रुपये के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। तो ऐसे में गिरने के लिए कोई लिमिट नहीं है, और भी कमजोरी हो सकती है। HDIL में यहाँ से भी एक कॉल लिया जा सकता है, लेकिन चूंकि हाई बीटा स्टॉक है, और अगर बाजार का मूड किसी भी वजह से बदले तो स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड न करें, जो कि आज के लिए होगा 34 रुपये 50 पैसे का शॉर्ट पोजीशन बनाए। 32 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करने की राय हमारे सेलेक्टर्स की। तो HDIL होगा मिस्टर डिपेंडेबल। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और साथ ही फ्री हिट भी। मिडिल ऑर्डर में अब तक सेलेक्टर्स ने 2 गेंदबाज DLF और रैनबैक्सी को सिलेक्ट किया है यहाँ पे, और वहीं पे खरीदारी सलाह दी है विप्रो में। तो यहाँ पे 3 शेयर, जबकि अनिल जी के तीनों ही जो स्टॉक हैं वो शॉर्ट के हैं। HDIL रियल एस्टेट में कमजोरी, और अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेज। डेफिनेटली अडानी ग्रुप में इस समय काफ़ी जो है प्रेशर देखा जा रहा है उनके स्टॉक्स में। लेकिन अब मिडिल ऑर्डर की बारी है, और यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर को सिलेक्टर्स चुना, और यहाँ पे बिकवाली की सलाह होगी। कल इसके नतीजे आए हैं, आप नतीजों में मार्जिन देखिए, दोनों ही में ज़बरदस्त गिरावट आई है। आपको वन ऑफ प्रॉफिट केवल बढ़ता हुआ दिखेगा, जबकि रेवेन्यूज़ में भी श्रिंक है। सेलेक्टर्स का मानना है कि जो कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि बाईबैक पर विचार कर सकते हैं, शायद हो सकता है इससे स्टॉक को थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाजार इसको शायद मेरे सेक्टर्स को ऐसा लगता है बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, और स्टॉक में आज आपको डेफिनेटली डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है। 193 के लक्ष्य के साथ इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाइए, और डेफिनेटली जो कि बाजार के मूवमेंट पे नज़र रखनी चाहिए आपको। 205 के आसपास स्टॉप लॉस भी बहुत ज़रूर लगाना चाहिए।
अब बारी है बैंकों की, और यहाँ पे लगातार सेक्टर्स मान रहे थे कि बैंकों में, किसी भी बैंक में आप देख लीजिए, सरकारी और अब तो प्राइवेट भी, नतीजे बिल्कुल ख़राब आ रहे हैं। उनके जो एनपीएस हैं, एसेट्स बहुत ख़राब हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं एनपीएस, उसकी वजह से दिक्कत है। और यही वजह है कि सारे बड़े दिग्गज बैंकों में तेज़ बिकवाली चल रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजल्ट अभी नहीं है इसके आए हैं, लेकिन स्टॉक गिर के देखिए आप कितना नीचे पहुँच गया, 1723 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेक्टर्स का मानना है कि लगातार इसमें और प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है। और एक तो एसेट क्वालिटी का, दूसरा जो लिक्विडिटी के सिनेरियो क्रिएट किया है उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सारे ही बैंकों में पड़ रहा है। सेक्टर्स का मानना है कि यहाँ पे और नीचे के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को बहुत लंबे समय के लिए खरीदारी करनी होती है पोजिशनल, वहाँ से धीरे धीरे इसमें पोजिशनल बाइंग भी देखने को मिल रही है। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से डेफिनेटली एसबीआई अभी भी शॉर्ट बना रहेगा जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती। तमाम आश्वासन है आरबीआई की तरफ से कि ये पोजीशन बहुत लंबे समय तक ये ऑर्डर इनका नहीं रहेगा लिक्विडिटी टाइटनिंग का। लेकिन कब, इंपॉर्टेंट ये है कि डेट कब है जब आप हटा दें, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। 1700 का लक्ष्य लेते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शॉर्ट करें। और बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके भी रिजल्ट आने वाले हैं 3 तारीख को, और वहाँ पे भी सेक्टर्स को लगता है कि आप एसेट क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेशन देखेंगे और उसकी वजह से स्टॉक और नीचे आएगा। ऑलरेडी 52 वीक लो के आसपास से स्टॉक ट्रेड करा, लेकिन उससे भी नीचे जाने की पूरी संभावना है। 550 या उससे नीचे के टारगेट इसमें लेकर के आपको, इनफैक्ट 545 तक के आपको इसमें लक्ष्य लेकर के शॉर्ट करना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। अनिल जी, 3 इंटरेस्टिंग प्लेयर होंगे मिडिल ऑर्डर में नीरज, और तीनों ही फर्टिलाइजर स्पेस से होंगे। यहाँ पर बिकवाली की राय हमारे सिलेक्टर्स की एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। पहले टाटा केमिकल को हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन के तौर पर यहाँ पर उतारेंगे, शॉर्ट प्लेयर के तौर पर उतारेंगे। एक बड़ी खबर ये आ रही कि ग्लोबल मार्केट्स में जो पोटाश का प्रोडक्शन करने वाली 2 बड़ी कंपनियों के बीच में जॉइंट वेंचर